नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, खमा गणी दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल द सक्सेस में। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे 10th क्लास का एनसीईआरटी का लास्ट चैप्टर राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, और उससे हमने परिवहन के साधनों का विभाजन कर लिया था और हमने सड़क मार्ग पूरा कर दिया था। आज हमें पढ़ना है रेल मार्ग। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं रेल मार्ग। भारत में रेल परिवहन वस्तुओं यात्रियों के परिवहन का प्रमुख साधन है। रेल परिवहन अनेक कार्यों में सहायक है, जैसे कि व्यापार में, भ्रमण में, तीर्थ यात्राओं, लंबी दूरी तक सामान का परिवहन आदि। एक प्रमुख परिवहन के साधन के अतिरिक्त पिछले 150 वर्षों से भी अधिक समय से भारतीय रेल एक महत्वपूर्ण समन्वयक के रूप में भी जानी जाती है। भारतीय रेलवे की अर्थव्यवस्था, उद्योगों, कृषि के तीव्र विकास के लिए उत्तरदायी है। भारतीय रेल प्राधिकरण भारतीय रेल परिवहन देश का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का प्राधिकरण है। देश की पहली रेलगाड़ी 1853 में मुंबई और थाने के बीच में चलाई गई थी, जिसकी दूरी 34 किलोमीटर थी। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, अंडरलाइन मीन्स नोट्स बना लेना इसके, कि भारत में रेल की शुरुआत कब हुई थी। 1853 में हुई थी। पहली रेल कहाँ चलाई गई थी? मुंबई से थाने के बीच में। कितनी दूरी में? 34 किलोमीटर में। भारतीय रेल परिवहन को टोटल परिवहन को कुल 16 रेल प्रखंडों में विभाजित किया गया है। रेल का सही तरीके से संचालन हो सके, इसलिए हमने हमारी जो भारतीय रेल है उसको 16 भागों में बांट दिया। जैसे उत्तरी रेलवे, पूर्वी रेलवे, पश्चिमी रेलवे, दक्षिणी रेलवे, फिर उत्तरी पूर्वी, दक्षिणी पश्चिमी, है ना, इस तरह से दक्षिणी पूर्वी और मतलब इस तरह से। और फिर हमने नॉर्थ ईस्ट को अलग कर दिया, मध्य रेलवे को अलग कर दिया, और मतलब वही वेस्टर्न रेलवे, और ये सब करके हमने टोटल 16 विभाजन इसके किए हैं। ठीक है, अब देश में रेल परिवहन के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में भू-आकृतिक, आर्थिक, प्रशासकीय कारक प्रमुख है। उत्तरी मैदान अपनी विस्तृत समतल भूमि, सघन जनसंख्या घनत्व, संपन्न कृषि और प्रचुर संसाधनों के कारण रेल परिवहन के विकास की वृद्धि में सहायक है। यद्यपि असंख्य नदियां और विस्तृत जाल पर पुलों के निर्माण में कुछ बाधाएं आई। तो दोस्तों, हमारा जो उत्तरी मैदान है, क्योंकि वह समतल है, वहाँ पे दोनों ही परिवहन, रेल और सड़क दोनों ही परिवहन बनाना आसान होगा। तो वहाँ पे रेल परिवहन आसानी से बनाया गया, क्योंकि जनसंख्या भी ज़्यादा है, कृषि वगैरह की व्यवस्था भी अच्छी है, लेकिन बहुत सारी नदियाँ हैं, इसलिए जगह जगह पुलों का विकास करना पड़ा। प्रायद्वीपीय भारत में रेल मार्ग उबड़ खाबड़ पहाड़ी क्षेत्रों, छोटी पहाड़ियों, सुरंगों आदि से होकर गुजरते हैं। क्योंकि अपना प्रायद्वीपीय भारत पर्वतीय क्षेत्र है, इसलिए उबड़ खाबड़ क्षेत्रों से होकर हमें रेल मार्ग बनाना पड़ा। हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में दुर्लभ, ऊंचा व विरल जनसंख्या और आर्थिक प्रति अवसरों की कमी के कारण रेलवे लाइन निर्माण की प्रतिकूल परिस्थितियां उत्पन्न करता है। तो हिमालय में थोड़ी सी परिस्थितियां रेल बनाने के प्रतिकूल हैं। इसी प्रकार पश्चिमी राजस्थान, गुजरात का दलदली भाग तथा मध्य प्रदेश के वन क्षेत्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड में रेल लाइन निर्माण कठिन है ना। जहाँ भी मतलब जो ये है, मरुस्थल हो गया, पहाड़ हो गया, नदियाँ हो गई, ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पे पटरियाँ बिछाना आसान नहीं होगा। सह्याद्री तथा उससे सन्निध क्षेत्र को भी घाट या दर्रों के द्वारा ही पार करना संभव है। सह्याद्री पर्वत कहाँ है भाई? महाराष्ट्र के ऊपर वाले क्षेत्र में है ना। तो उसको भी घाट और दर्रों के द्वारा ही पार किया जा सकता है, इसलिए वहाँ पे बहुत सारे पुलों का निर्माण करना पड़ा होगा। कुछ वर्ष पहले भारत के महत्वपूर्ण आर्थिक क्षेत्रों में पश्चिमी तट के साथ कोंकण रेलवे के विकास ने यात्री व वस्तुओं के आवागमन को सुविधाजनक बना दिया। दोस्तों, हमारा दमन से लेकर गोवा तक का तट क्षेत्र जो है वो कोंकण रेलवे कहलाता है। और कोंकण रेलवे जब से बना है तब से मतलब कोंकण रेलवे एक बहुत ही मतलब वहाँ पे ना बहुत सारी नदियाँ थी और पहाड़ी क्षेत्र था, है ना कोंकण, क्योंकि आपको पता है पश्चिमी तट अपना लगभग पहाड़ी क्षेत्र है, और उस पे रेलवे का निर्माण करना एक तरह से बहुत बड़ी कलाकारी माना गया, क्योंकि बहुत सारी नदियाँ बीच में थी। तो बहुत सारे पहाड़ों को काटा गया, नदियों के ऊपर पुलों को बनाया गया, और इस तरह से इस ट्रैक का निर्माण किया गया। यद्यपि यहाँ असंख्य समस्याएं भी हैं, जैसे भूस्खलन, किसी भाग में रेलवे ट्रैक का धंसना, क्योंकि एरिया ही वो ऐसा है। आज राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में परिवहन के अन्य सभी साधनों की अपेक्षा रेल परिवहन प्रमुख हो गया है। यद्यपि रेल परिवहन समस्याओं से मुक्त नहीं है। बहुत से यात्री बिना टिकट के यात्रा करते हैं। रेल संपत्ति की हानि तथा चोरी जैसी समस्याएं भी पूर्णतया समाप्त नहीं हुई है। जंजीर खींचकर कहीं भी अनावश्यक रूप से गाड़ी रोक देते हैं तथा रेलवे को भारी इस चीज़ की हानि उठानी पड़ती है। और यह सब कि हम अपनी रेलगाड़ियों को निर्धारित समय पर चलने में किस तरह से मदद कर सकते हैं, तो ये आप लोग समझ सकते हो बहुत अच्छे से। अब हम पढ़ेंगे पाइपलाइन।
भारत के परिवहन मानचित्र पर पाइपलाइन एक नया परिवहन साधन है। पहले पाइपलाइन का उपयोग शहरों व उद्योगों में पानी पहुंचाने हेतु होता था। आज इसका प्रयोग कच्चा तेल, पेट्रोल उत्पाद और तेल से प्राप्त प्राकृतिक गैस तथा गैस क्षेत्रों से उपलब्ध गैस शोधनशालाओं, उर्वरक कारखानों तथा बड़े तापगृहों तक पहुंचाने में किया जाता है। तो वर्तमान में पाइपलाइनों का उपयोग कहाँ किया जाता है? जहाँ पेट्रोल निकलता है वहाँ से पेट्रोलियम रिफाइनरी में पहुंचा दिया फिर रिफाइनरियों से विभिन्न पेट्रोल पंपों, विभिन्न शहरों में पहुंचाया जाए और वहां से जो गैस निकलती है उसको भी शहरों तक पहुंचाए और फिर शहरों से घर घर तक पहुंचाने में इन सारे क्षेत्रों में हमें इनका पाइपलाइनों का उपयोग होता दिखता है। और ठोस पदार्थों को तरल अवस्था में परिवर्तित करके भी पाइपलाइनों द्वारा ले जाया जाता है। वर्तमान में तो मतलब ठोस पदार्थ जो होते हैं, जैसे मतलब उनको दलदली मतलब स्लरी उनकी बना के पानी मिला के और उनको भी पाइपलाइनों द्वारा परिवहन किया जाता है। सुदूर आंतरिक भागों में स्थित शोधनशालाएं जैसे कि बरौनी बिहार में है, मथुरा, पानीपत आदि तथा गैस आधारित उर्वरक कारखानों की स्थापना पाइपलाइनों के जाल के कारण ही संभव हो सकी है। क्योंकि बरौनी बिहार में तो देखो, कोई बिहार हो गया, या मथुरा हो गया, पानीपत हो गया, यहाँ पे खुद का कोई पेट्रोल का वो कुआं थोड़ी है। ये तो राजस्थान से, गुजरात से और उधर असम से, इधर से पेट्रोल प्राप्त करते हैं। तो पाइपलाइन नहीं होती तो यहाँ पे पेट्रोल आ ही नहीं पाता और ऐसी शोधनशालाएं इन शहरों में बन ही नहीं पाती। पाइपलाइन बिछाने की प्रारंभिक लागत अधिक है, लेकिन इसको चलाने की लागत न्यूनतम है। वाहनांतरण, देरी तथा हानियां इसमें लगभग नहीं के बराबर है। क्यों? क्योंकि भाई एक बार डाल दिया पेट्रोल तो बह के चला जाएगा। ऐसे तो है नहीं सामने से गाड़ी आ रही है कि ट्रैफिक जाम हो गया, लिफ्ट देना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें तो इसमें है नहीं। तो आराम से इसको हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एक बार बनाने में इसको पैसे लगते हैं। देश में पाइपलाइन के 3 प्रमुख जाल हैं। पहला तो ऊपरी असम के तेल क्षेत्रों जैसे कि गुवाहाटी, बरौनी और इलाहाबाद के रास्ते कानपुर तक। तो सबसे पहले तो हम असम के तेल क्षेत्रों से तेल लेके आते हैं और बरौनी और कानपुर तक लेके आते हैं। बरौनी बिहार में और कानपुर यूपी में। इसकी एक शाखा बरौनी से राजबंद होकर हल्दिया और दूसरी शाखा राजबंद से मोरी ग्राम तक, गुवाहाटी से सिलीगुड़ी तक जुड़ी हुई है। तो मतलब बरौनी से जो पाइपलाइन हम हल्दिया तक भी बिछा दी है, हल्दिया पश्चिमी बंगाल में है, और गुवाहाटी से सिलीगुड़ी तक भी हमने, सिलीगुड़ी भी पश्चिमी बंगाल में है, वहाँ तक भी पाइपलाइन की एक शाखा हमने बिछा दी है। गुजरात में सलाया से वीरमपुर, मथुरा, दिल्ली व सोनीपत के रास्ते, पंजाब में जालंधर तक और इसकी एक शाखा वडोदरी के कोयली के निकट कोयली के चक्षु तथा अन्य स्थानों को जोड़ती है। तो गुजरात से हमने पाइपलाइन बिछाना शुरू किया जो कि दिल्ली होते हुए मतलब पंजाब तक पहुंच गई है ना, और एक शाखा महाराष्ट्र की तरफ कोयली तक भी इसकी जाती है। ये जो मैप बनाया गया है इसमें भारत के रेल मार्ग दिखाए गए हैं। तो आप देख सकते हो भारत के रेल मार्ग कई बार छोटा मोटा क्वेश्चन परिवहन वाले लेसन में से भी आ सकता है। ठीक है, आ जाता है, कई बार हमारे आरएस में भी आया है कि एक आया था कि हमारा जो रेल मार्ग नहीं, नेशनल हाईवे 6 और 7 आपस में कहाँ पे काटते हैं, इस तरह से कोई क्वेश्चन आया था हमारे, है ना। जब इस वाले वैकेंसी से पिछली वाली वैकेंसी थी, आई थिंक 2016-17 में जो पेपर लगा था उसमें आया था। अब हम बात कर रहे थे पाइपलाइन की। तो पहली 1700 किलोमीटर लंबी हजीरा विजयपुर जगदीशपुर क्रॉस एंट्री गैस पाइपलाइन मुंबई हाई और बसीन क्षेत्र को पश्चिमी और उत्तरी भारत के विभिन्न उर्वरक, बिजली और औद्योगिक परिसरों से जोड़ती है। कुल मिलाकर भारत की गैस पाइपलाइन के बुनियादी ढांचे का विस्तार क्रॉस कंट्री पाइपलाइनों के 1700 किलोमीटर से बढ़ाकर 18,500 तक हो गया है। तो हमारे देश की सबसे बड़ी पाइपलाइन जो है वो यही है, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर। ये है जो मुंबई वाला पेट्रोलियम केंद्र है, यहाँ पे मुंबई हाई और बसीन, इसको नॉर्थ से जोड़ देती है, मतलब बिहार तक चली जाती है यह पाइपलाइन, है ना, यूपी बिहार तक। तो और इसके अलावा भी क्रॉस कंट्री भी जाने की बात की जा रही है, उधर अफगानिस्तान तक इसमें से मतलब अभी शुरू नहीं हुई है लेकिन बना ली गई है। तो 18,000 किलोमीटर तक भी यह पाइपलाइन बना दी गई है। अब हम पढ़ते हैं जल परिवहन। भारत के लोग प्राचीन काल से ही समुद्री यात्राएं करते रहे हैं। इसके नाविकों ने दूर तथा पास के क्षेत्रों में भारतीय संस्कृति व व्यापार को फैलाया। जल परिवहन परिवहन का सबसे सस्ता साधन होता है तथा यह भारी और स्थूलकाय वस्तु को ढोने के लिए अनुकूल है। जल परिवहन सबसे सस्ता भी होता है और भारी वजनदार चीजों को ले जाने में भी आसान होता है। यह परिवहन साधनों में ऊर्जा सक्षम तथा पर्यावरण अनुकूल है। भारत में अंतरस्थलीय नौ संचालन जलमार्ग 14,500 किलोमीटर लंबा है। कितना किलोमीटर लंबा है? 14,500। इसमें केवल
केवल 5,685 किलोमीटर मार्ग ही मशीनीकृत नौकाओं द्वारा तय किया जाता है। अगर भारत की बात करें अंतरस्थलीय मतलब जो नदियों द्वारा और नहरों द्वारा परिवहन भारत के अंदर अंदर होता है, वह 14,500 किलोमीटर लंबा है, तथा इसमें हम सिंपल बोट ही चलाते हैं जो इंसान हाथ से चलाते हैं। मशीनीकृत बोट अभी इसमें 5,685 किलोमीटर मार्ग पर ही तय की जाती है। उत्तरी पूर्वी राज्यों में आंतरिक जल परिवहन थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। इस तरह से उत्तरी पूर्वी राज्यों में आंतरिक जल परिवहन किया जाता है, या फिर ना यहाँ पे ना सिर्फ इंसानों को बल्कि गाड़ियों को भी इन बोट्स में रखकर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा दिया जाता है। निम्न जलमार्गों को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है न, मतलब नेशनल वाटरवे जो हमारे देश में है वह वैसे तो 5 घोषित कर रखे हैं, उनमें से भी 2-3 ही इम्पोर्टेंट है। सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है, हल्दिया से इलाहाबाद के मध्य गंगा जलमार्ग जो 1620 किलोमीटर लंबा है और 9 गम में है। बहुत बार इसकी लंबाई पूछी गई है, इसका रास्ता पूछा गया है। तो हल्दिया कहाँ है? पश्चिमी बंगाल में। पश्चिमी बंगाल से लेकर इलाहाबाद यूपी तक गंगा नदी आती है दोस्तों, गंगा और उसकी सहायक नदियाँ, तो वहाँ पे यह जलमार्ग बनाया गया है। 1620 किलोमीटर की लंबाई है, भारत का सबसे लंबा जलमार्ग है। और दूसरा है सदिया से धुबरी के बीच में, सदिया से धुबरी, ये दोनों असम में है, 891 किलोमीटर लंबा, ब्रह्मपुत्र नदी के जल के मार्ग में आता है और नौगम्य जलमार्ग संख्या 2 वाटर हाईवे दूसरा इसका नाम रखा गया है। तीसरा है केरल में पश्चिमी तट जो है वहाँ पे नहरें हैं, कोट्टम से कोल्हापुरम तक उद्योग मंडल तथा चंपाकारा नहरें। कोट्टम से कोल्हापुरम तक नहरों का नाम है उद्योग मंडल तथा चंपाकारा नहरें, 205 किलोमीटर लंबा। आप बस यही याद रखना, केरल के पश्चिमी तट पर नहरों में बनाया गया है, कोट्टम और नहीं उद्योग मंडल और चंपाकारा नहरों का नाम है। और वाटर हाईवे 4th जो हमारा है काकीनाडी और पुदुचेरी नहर स्ट्रेच के साथ गोदावरी और कृष्णा नदियों का विस्तार है, 1078 किलोमीटर है यह है, और इसे राष्ट्रीय राजमार्ग 4 बोला गया है। और राष्ट्रीय राजमार्ग 5 है मतई नदी, महानदी के डेल्टा चैनल, ब्राह्मणी नदी और पूर्वी तटीय नहर के सारे ब्राह्मणी नदी के विस्तार तक है, इसे राष्ट्रीय जलमार्ग 5 बोला गया है। देखो पहला तो अपना हल्दिया से इलाहाबाद, दूसरा सदिया से धुबरी, तीसरा केरल में चंपाकाड़ा वाली नहर, और चौथा इधर पुदुचेरी वाला जिसमें गोदावरी कृष्णा नदियों को भी जोड़ लिया गया है, और 5वां पश्चिमी बंगाल के आसपास महानदी और ब्राह्मणी नदी इनको जोड़ के एक बनाया गया है। ठीक है, तो ये हमारे 5 हमारे वाटरवेज है। कुछ अन्य अंतर जलमार्ग भी हैं जिन पर परिवहन होता है, और इसमें मांडवी, जुआरी, कंबरजुआ, सुंदरवन, पराग, केरल का पश्च जल महत्वपूर्ण है। इन सब के अतिरिक्त मांडवी जुआरी नदियाँ कहाँ पे है भाई? गोवा में है। कहाँ पे है? गोवा में है। केरल का पश्चिम जल का मतलब होता है समुद्र। देखो ये हमारा तट है, और तट ये कटा फटा है हमारा जो पश्चिमी तट है, जो अंदर की तरफ कटा हुआ है वहाँ समुद्र का जल इकट्ठा हो जाता है, समुद्र का खारा जल आ जाता है इनमें, और इस तरह से जो नहरें बन जाती हैं, झीलें बन जाती हैं, उन झीलों को हम बोलते हैं पश्च जल बोलते हैं, या फिर कयाल बोलते हैं, या फिर लेगून बोलते हैं ना। तो यहाँ पे भी बोटिंग की जाती है, विशेषकर केरल में। इन सब के अतिरिक्त विदेशी व्यापार भारतीय तट पर स्थित पत्तनों द्वारा किया जाता है। देश का 95% व्यापार समुद्रों द्वारा ही होता है। प्रमुख समुद्री पतन भारत की 7516.6 किलोमीटर लंबी समुद्री तट रेखा के साथ 12 प्रमुख और 200 मध्यम और छोटे पतन हैं, और यह पतन देश का 95% विदेशी व्यापार संचालित करते हैं। तो दोस्तों भारत की जो समुद्री तट रेखा है वह है हमारी ये वाली जो तट रेखा है वह है 7516, इसमें लक्षद्वीप और अंडमान दोनों मिला लिए जाते हैं। तो ये 7516 किलोमीटर लंबी है। यहाँ पे हमारे 12 तो प्रमुख पतन हैं, मतलब कि जो बंदरगाह है वो है, और 200 छोटे और मध्यम पतन हैं, तथा यह पतन देश का 95% विदेशी व्यापार संचालित करते हैं। हमारा जो विदेशी व्यापार होता है मोस्टली जहाज़ों के द्वारा, समुद्र के द्वारा ही होता है। इन्हीं पतनों के द्वारा 95% व्यापार हमारा होता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में कच्छ में कांडला पहले पतन के रूप में विकसित किया गया, क्योंकि पहले ना हमारा एक पतन हुआ करता था कराची, है ना, स्वतंत्रता से पहले, लेकिन कराची फिर विभाजन के पश्चात पाकिस्तान में चला गया, तो हमें उसके एक सब्स्टिट्यूट के रूप में दूसरा पतन चाहिए था, तो हमने कांडला पोर्ट विकसित किया, है ना। और ऐसा देश विभाजन कराची पतन जो पाकिस्तान में शामिल हो गया था उसकी कमी को पूरा करने के लिए तथा मुंबई पतन से होने वाले व्यापारिक दबाव को कम करने के लिए किया गया। जो इसके नीचे जो पतन था, मुंबई पतन था, उस पर बहुत
बहुत ज़्यादा प्रेशर था, मतलब बहुत ज़्यादा व्यापार होता था उससे, तो उसके भार को कम करने के लिए हमने कांडला पोर्ट स्वतंत्रता के बाद जो सबसे पहले विकसित किया वो यह था। कांडला, जिसे दीनदयाल पत्तन के नाम से भी जाना जाता है, वर्तमान में शायद इसका नाम चेंज हो गया है। यह एक ज्वारीय पतन है। किस तरह का पतन है? ज्वारीय पतन है, मतलब ज्वार भाटे के साथ संचालित होने वाला पतन है। राजस्थान व गुजरात के औद्योगिक सॉरी, यह जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान व गुजरात के औद्योगिक और खदानों के आयात निर्यात को संचालित करता है। मुंबई वृहत्तम पतन है जिसके प्राकृतिक खुले विस्तृत और सुचारू पोताश्रय है। मुंबई पतन के अधिक परिवहन को ध्यान में रखकर इसके सामने जवाहरलाल नेहरू पतन विकसित किया गया, जो पूरे क्षेत्र एक समूह पतन की सुविधा भी प्रदान कर सके। तो मुंबई पतन जो है दोस्तों अपना, तो उसके ऊपर तो हमने कांडला विकसित किया, और मुंबई पतन के पास ही नहावा शोवा में जवाहरलाल नेहरू पतन भी विकसित किया, ताकि इसके मुंबई पतन के भार को कम किया जा सके। लोहा या इसके निर्यात के संदर्भ में मारमागांव पतन देश का महत्वपूर्ण पतन है। मारमागांव पतन गोवा में स्थित है, और यहाँ से जो कर्नाटक के कुद्रेमुख के खानों से लोहा निकलता है वह मारमागांव पतन के द्वारा निर्यात कर दिया जाता है। यहाँ से देश के कुल निर्यात का आधा, मतलब 50% लोहा यस्क निर्यात किया जाता है। कर्नाटक में स्थित न्यू मंगलुरु पतन कुद्रेमुख की खानों से निकले लोहा यस्क को निर्यात करता है। तो कुद्रेमुख की खानों से जो निकलता है वह मंगलूर के द्वारा, और महाराष्ट्र और गोवा में भी छोटे मोटे केंद्र हैं लोहे के, उनसे जो निकलता है वो किससे? मारमागांव जो गोवा में स्थित है पतन, वहाँ से निर्यात कर दिया जाता है। सुदूर दक्षिणी पश्चिम में कोची पतन है जो कि लैगून के मुहाने पर स्थित है। यह एक प्राकृतिक पोताश्रय है। तो केरल में स्थित है कोचीन पतन। पूर्वी तट के साथ तमिलनाडु के दक्षिणी पूर्वी छोर पर तूतीकोरन पतन है। तमिलनाडु में एक पतन है जिसका नाम है तूतीकोरन। यह एक प्राकृतिक पोताश्रय है तथा इसकी पृष्ठभूमि भी अत्यंत समृद्ध है, अतः यह पतन हमारे पड़ोसी देशों जैसे कि श्रीलंका, मालदीव आदि को भी तटीय क्षेत्रों की विभिन्न सुविधाओं के व्यापार को संचालित करता है। तो जो तूतीकोरन पतन है वह श्रीलंका और मालदीव को भी सुविधा प्रदान करता है, और प्राकृतिक पोताश्रय मतलब नेचुरल रूप से हमें इस पतन को बनाने की सुविधाएं प्राप्त हुई हैं। चेन्नई हमारे देश का प्राचीनतम कृत्रिम पतन है। व्यापार की मात्रा और लदे सामान के संदर्भ में मुंबई के पश्चात इसका दूसरा स्थान है। जो हमारा चेन्नई पोर्ट है वो मुंबई के पश्चात दूसरा बड़ा पोर्ट है। विशाखापट्टनम स्थल से घिरा गहरा और सुरक्षित पतन है। स्थल से घिरा हुआ है, गहरा पतन है और सुरक्षित है। प्रारंभ में यह पतन लोहा यस्क निर्यातक के रूप में विकसित किया गया था। ओडिशा में स्थित पारादीप पतन विशेषतः लोहा यस्क का निर्यात करता है। शुरू में विशाखापट्टनम से लोहा भेजते थे हम, लेकिन अब वर्तमान में हम ओडिशा के पारादीप पतन हमने विशेष रूप से लोहे को निर्यात करने के लिए बना लिया। अब जो पारादीप पतन है तो दोस्तों ये बहुत गहरा पतन है। हमारे देश का सबसे गहरा पतन पारादीप ही है, और गहरे पतन से जो भारी चीज़ें हैं उनका निर्यात करना, उनको ढोना आसान हो जाता है। इसलिए हमारा जो लोहा है आजकल हम, मतलब अगर पूर्वी तट जापान को निर्यात करना है तो हम किससे करेंगे? पारादीप से करेंगे। अब बताओ कौन सी खानों का लोहा यहाँ पे जाता होगा? वैसे तो झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल इन सब में लोहा निकलता है, लेकिन एक विशेष खान है जहाँ का लोहा पारादीप और विशाखापट्टनम से जापान को निर्यात किया जाता है। जब मैंने पढ़ाया था आपको पार्ट खनिज वाला और उद्योगों वाला, तब ये बात बताई हुई थी। तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि कौन सी खान का लोहा पारादीप और विशाखापट्टनम पतन के द्वारा वहाँ भेजा जाता है, कहाँ? जापान भेजा जाता है। कोलकाता एक अंतरस्थलीय नदीय पतन है, और यह पतन गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के वृहत व समृद्ध पृष्ठभूमि को सेवाएं प्रदान करता है। ज्वारीय पतन होने के कारण हुगली के तलछट जमाव से इसे नियमित रूप से साफ करना पड़ता है। तो कोलकाता जो पतन है वो हुगली नदी पर स्थित है, और हुगली नदी में दोस्तों मिट्टी और गाद बहुत ज़्यादा आ जाती है, इसलिए बार बार अवरुद्ध हो जाता है। इसके गाद को बार बार साफ करना पड़ता है। कोलकाता पतन पर बढ़ते व्यापार को कम करने के लिए हल्दिया सहायक पतन के रूप में विकसित किया गया है। तो हल्दिया को सहायक पतन बना दिया गया है। ये तूतीकोरन पतन की एक फोटो दी गई है। इसके अलावा अब हम बढ़ते हैं वायु परिवहन। आज वायु परिवहन तीव्रतम, आरामदायक व प्रतिष्ठित परिवहन का साधन है। इसके द्वारा अति दुर्गम स्थानों जैसे कि ऊंचे पर्वत, मरुस्थलों, घने जंगलों व लंबे समुद्री रास्तों को सुगमता से पार किया जा सकता है। वायु परिवहन के अभाव में देश की उत्तरी पूर्वी राज्य के विषय में सोचें, जहाँ पे बड़ी नदियाँ, विच्छिन्न धरातल, घने जंगल, निरंतर बाढ़ और एक सामान्य बात है हवाई यात्रा ने इसे अधिक
अतिगम्य बना दिया है। अगर हवाई यात्रा नहीं होती तो दोस्तों उन क्षेत्रों का विकास नहीं हो पाता जिनमें कनेक्टिविटी रेल और सड़क के द्वारा बनाना मुश्किल है, जैसे कि अपने उत्तरी पूर्वी राज्य। अगर भारत में हवाई परिवहन की शुरुआत देखें तो 1953 में हुई थी। वायु परिवहन की शुरुआत एयर इंडिया हमारा घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन की सेवाएं प्रदान करता है। और पवन हंस हेलीकॉप्टर जो है लिमिटेड व तेल व प्राकृतिक गैस आयोग को, कहाँ बढ़ गए अपन, 1953 में, हाँ, पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड तेल व प्राकृतिक गैस आयोग को इसकी अपतटीय संक्रियाओं तथा अगम्य दुर्लभ भूभागों जैसे कि उत्तरी पूर्वी राज्यों, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के आंतरिक क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध करवाता है। तो दो सेवाओं का नाम दिया है, एयर इंडिया जो गवर्नमेंट की कंपनी है, और एक पवन हंस का नाम दिया है जो भी बहुत सारी सेवाएं हमें वायु परिवहन की उपलब्ध करवाता है। हवाई यात्रा सभी व्यक्तियों के पहुंच में नहीं है। केवल उत्तरी पूर्वी राज्यों में इन सेवाओं को आम आदमी तक उपलब्ध करवाने हेतु विशेष प्रबंध हमने किए हैं। अब दोस्तों ये हमारे मुख्य हवाई पतन, मुख्य बंदरगाह और पतनों की फोटो दी है। इसको आप देख लेना क्योंकि बहुत बार एग्जाम में पूछते जाता है, जैसे मारमागांव पतन के बारे में या एयरपोर्ट के बारे में कि निम्न जो एयरपोर्ट है वो कहाँ स्थित है। जो छोटे एग्जाम होते हैं उनमें फैक्चुअल चीज़ें बहुत पूछ ली जाती है। तो अगर आप नोट्स तैयार कर रहे हैं तो इस मैप को आप बना के रख लीजिएगा, बड़ा काम आने वाला है। पार्ट पूरा कर दूं क्या? अंतर संचार दिया गया है। संचार में पढ़ने लायक कुछ भी नहीं है, मतलब याद करने जैसा कुछ भी नहीं है, बस संचार का विकास कैसे हुआ ये दिया गया है। तो एक बार पढ़ देते हैं ताकि हमारी किताब, मतलब ये वाला लेसन पूरा हो जाए। संचार सेवाएं, जब से मानव पृथ्वी पर अवतरित हुआ है उसने विभिन्न संचार माध्यमों का प्रयोग किया है, लेकिन आधुनिक समय में बदलाव की गति तीव्र है। संदेश प्राप्तकर्ता और संदेश भेजने वाले गतिविहीन रहते हुए भी लंबी दूरी तक संचार करना बहुत आसान है। निजी दूरसंचार तथा जनसंचार में दूरदर्शन, रेडियो, समाचार पत्र समूह, प्रेस, सिनेमा आदि सभी प्रमुख संसाधन हैं। भारत का डाक संचार तंत्र विश्व का वृहत्तम है तथा पार्सल, निजी पत्र व्यवहार, तार आदि को संचालित करता है। कार्ड व लिफाफा बंद चिट्ठी पहली श्रेणी की डाक समझी जाती थी तथा विभिन्न स्थानों में वायुयान द्वारा पहुंचाए जाते हैं। आज भी मतलब डाक जो है वो वायुयान द्वारा पहुंचाई जाती है। फर्स्ट श्रेणी की डाक मानी जाती है। द्वितीय श्रेणी की डाक में रजिस्टर्ड पैकेट, किताबें, अखबार और मैगजीन शामिल हैं। ये धरातलीय डाक के द्वारा पहुंचाए जाते हैं। इनके लिए स्थल और जल परिवहन का प्रयोग किया जाता है। बड़े शहरों व नगरों में डाक संचार में शीघ्रता हेतु हाल ही में 6 डाक मार्ग बनाए गए हैं। इन्हें राजधानी मार्ग, मेट्रो चैनल, ग्रीन चैनल, व्यापार चैनल, भारी चैनल और दस्तावेज चैनल के नाम से जाना जाता है। दूरसंचार तंत्र भारत एशिया महाद्वीप में अग्रणी है। नगरीय क्षेत्रों के अतिरिक्त भारत के 2/3 से भी अधिक गांव एसटीडी दूरभाष से जुड़े हुए हैं और सूचनाओं के प्रसार को आधार स्तर से उच्च स्तर तक समृद्ध करने में भारत सरकार ने देश के प्रत्येक गांव में 24 घंटे एसटीडी सुविधा के विशेष प्रबंध किए हैं और देश भर में एसटीडी की दरों को भी नियमित किया है। अब यह सूचना संचार व अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के समन्वित विकास से ही संभव हो पाया। अब तो एसटीडी वेस्टीडी का जमाना गया यार, अब तो मोबाइल आ गया। कहाँ सरकार और किताबों में अभी भी एसटीडी लिखा जा रहा है। जनसंचार मानव के मनोरंजन के साथ बहुत से राष्ट्रीय कार्यक्रमों व नीतियों के विषय में जागरूकता करता है तथा इसमें रेडियो, दूरदर्शन, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, किताबें, चलचित्र शामिल हैं। आकाशवाणी, ऑल इंडिया रेडियो राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, स्थानीय भाषा में देश के विभिन्न भागों में अनेक व्यक्तियों के लिए विविध कार्यक्रम जारी करता है। ऑल इंडिया रेडियो मतलब रेडियो पे होता है कार्यक्रम। दूरदर्शन देश का राष्ट्रीय समाचार और संदेश का माध्यम, मतलब देश का जो हमारा चैनल है वह है दूरदर्शन, गवर्नमेंट चैनल, तथा विश्व के वृहत्तम संचार तंत्रों में से भी एक है। यह विभिन्न आयु वर्ग के व्यक्तियों के लिए मनोरंजक, ज्ञानवर्धक, खेल जगत संबंधी कार्यक्रम प्रसारित करता है। भारत में वर्ष भर अनेक समाचार पत्र, सामयिक पत्रिकाएं प्रकाशित की जाती है। ये पत्रिकाएं सामयिक होने के नाते मासिक और साप्ताहिक जैसे कई प्रकार की है। समाचार पत्र लगभग 100 भाषाओं और बोलियों में प्रकाशित होते हैं। क्या आप जानते हैं हमारे देश में सबसे ज़्यादा समाचार पत्र हिंदी भाषा में प्रकाशित होते हैं और इसके बाद अंग्रेजी और उर्दू में समाचार आता है। भारत विश्व में सर्वाधिक चलचित्रों का उत्पाद भी है तथा यह कम अवधि वाले प्रकाशन, वीडियो फीचर फिल्म तथा छोटी वीडियो फिल्में बनाता है। भारत विदेशी सभी फिल्मों को प्रमाणित करने का अधिकार केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, हमारी फिल्मों को वेरीफाई कौन करता है? सेंट्रल बोर्ड और फिल्म सर्टिफिकेशन करता है। अब है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। राज्यों व देशों में व्यक्तियों के बीच
वस्तुओं का आदान प्रदान व्यापार कहलाता है, मतलब वस्तुओं का आदान प्रदान करना ही क्या होता है, व्यापार कहलाता है। बाजार एक ऐसी जगह है जहाँ इसका विनियमन होता है दो देशों के बीच, यह है व्यापार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। यह समुद्री, हवाई और स्थलीय मार्गों द्वारा हो सकता है। यद्यपि स्थानीय व्यापार शहरों, कस्बों और गांवों में होता है। राज्य स्तरीय व्यापार दो या दो से अधिक राज्यों के मध्य होता है। एक देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रगति उसके आर्थिक वैभव का सूचक है, इसलिए इसे एक राष्ट्र का आर्थिक बैरोमीटर भी कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को देश का क्या कहा जाता है, बैरोमीटर, आर्थिक बैरोमीटर कहा जाता है। सभी देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर निर्भर हैं क्योंकि संसाधनों की उपलब्धता क्षेत्रीय है, अतः इनका वितरण असमान है। आयात निर्यात व्यापार के घटक है, मतलब सभी देश व्यापार पर निर्भर है। एक देश में सब चीज़ें नहीं हो सकती, कुछ चीज़ें हमें खरीदनी पड़ेंगी, कुछ चीज़ें हमें बेचनी पड़ेगी, इसलिए हमारे लिए व्यापार जरूरी है। आयात व निर्यात का अंतर ही देश के व्यापार को संतुलन को निर्धारित करता है। अगर निर्यात मूल्य आयात मूल्य से अधिक हो तो उसे अनुकूल व्यापार संतुलन कहते हैं। इसके विपरीत निर्यात की अपेक्षा अधिक आयात असंतुलित व्यापार कहलाता है। अगर हम निर्यात ज़्यादा करेंगे, आयात कम करेंगे, मतलब बेचेंगे ज़्यादा, खरीदेंगे कम, तो वह हमारा लाभ वाला व्यापार कहलाएगा, मतलब संतुलित। लेकिन अगर हम निर्यात तो करेंगे कम और आयात करेंगे ज़्यादा, जैसे कि इंडिया करता है, खरीदता ज़्यादा बेचता कम है, तो यह असंतुलित व्यापार, मतलब घाटे वाला व्यापार कहा जाएगा। विश्व के सभी भौगोलिक प्रदेशों तथा सभी व्यापारिक खंडों के साथ भारत के व्यापारिक संबंध हैं। भारत में निर्यात होने वाली प्रमुख वस्तुएं रत्न, जवाहरात, रसायन संबंधी उत्पाद और कृषि संबंधी उत्पाद है। भारत जो है वह इन चीज़ों को निर्यात करता है, जैसे कि हीरे मोती हो गए, रसायन हो गया, कृषि संबंधी प्रोडक्ट हो गए, इनको भारत क्या करता है, निर्यात करता है। और भारत में आयातित वस्तुएं हम खरीदते ज़्यादा क्या है, पेट्रोल, रत्न व जवाहरात हम खरीदते भी हैं क्योंकि विदेशों से लाते हैं, फिर अलग अलग चीज़ें बनाते हैं। आधार वस्तुएं जैसे कि एक मशीन बनाने के लिए मशीन के कल पुर्जे वगैरह, मशीनें वगैरह, कृषि और अन्य उत्पाद हम खरीदते हैं। भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक सॉफ्टवेयर महाशक्ति के रूप में उभरा है तथा सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से अत्यधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करता है। सर्विस सेक्टर में भारत ने अच्छा काम किया, इसलिए भारत मतलब सर्विस हम अच्छी देते हैं। थर्ड सेक्टर जो है, जो हमारा डेवलप है, इसलिए भारत इस क्षेत्र में पैसे कमाता है। हम इंजीनियर, डॉक्टर, ये सब बहुत बनाते हैं और हमारे लोग विदेशों में काम करते हैं, देश में पैसा लेकर आते हैं। पर्यटन एक व्यापार के रूप में पिछले 3 दशकों में भारत में पर्यटन उद्योग में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। 150 लाख से भी अधिक व्यक्ति पर्यटन उद्योग में प्रत्यक्ष रूप से संलग्न है। पर्यटन राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहित करता है तथा स्थानीय हस्तकला, सांस्कृतिक उद्यमों को प्रश्रय भी देता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमें संस्कृति और विरासत की समझ विकसित करने में सहायक है। विदेशी पर्यटक भारत में विरासत पर्यटन, पारी पर्यटन, रोमांचकारी पर्यटन, सांस्कृतिक पर्यटन, चिकित्सा पर्यटन और व्यापारिक पर्यटन के लिए आते हैं। देश के विभिन्न भागों में पर्यटन के अपार संभावनाएं हैं और पर्यटन विकास के लिए विभिन्न प्रकार के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। मतलब पर्यटन भी एक अच्छा व्यापार का साधन हो सकता है और हमारे देश को बड़ा फ़ायदा भी होता है पर्यटन से, इसलिए पर्यटन को बढ़ाने की भी कोशिशें की जा रही हैं। तो ये थी हमारी दोस्तों 10th क्लास के एनसीईआरटी। फाइनली हमारी आज 10th क्लास के एनसीईआरटी कंप्लीट हो गई। 7 लेसन थे, 7 लेसन हमने कंप्लीट कर दिए। अब हम कल से पढ़ेंगे 11th क्लास के एनसीईआरटी शुरू करने वाले हैं, तो आप सब लोग बने रहिए चैनल के साथ। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। जल्दी ही मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आऊँगी जिससे आपसे थोड़ी सी पर्सनल बातें करूँगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि 2nd ग्रेड के बाद में अब हम क्या करें, पेपर लीक से निराशा हो रही है, और इस तरह से मैंने सोचा कि एक वीडियो बच्चों के लिए बनाना चाहिए, तो उस पर जल्दी ही 1-2 दिन में मैं वीडियो लेके आऊँगी और जल्दी ही हम 11th क्लास की एनसीईआरटी शुरू करने वाले हैं। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।